Jain aspirants, welcome to the third part of our chapter that is matter in our surrounding। और इस पार्ट में हम कवर करने वाले इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम लिक्विड टू गैस जा सकते हैं और कैसे हम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है हम स्टेट्स ऑफ मैटर का करने वाले हैं, तो ये मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। मतलब हम टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ चेंजेस करके इनका हम स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। अभी वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी आप देखो, अगर कोई सॉलिड है उससे अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उस चीज़ का सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर कम करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, राइट। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने लगेगा और जितना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है और जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसे हेल्प मिलेगी कि कन्वर्जन करने में। और इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। और वो अगर सेम चीज़ अगर हम पानी को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसे हीट देंगे, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता जाएगा और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उतने जो पार्टिकल के बीच में जो गैप है और उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको पता होगा कि गैस में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। दैट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन। और हम कैसे करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। अभी सब्लिमेशन में क्या होता है, आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हो डायरेक्टली गैस में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड, मतलब। और सब्लिमेशन के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कम्फर हो गया, आयोडीन, नेथलीन बॉल्स जो कि आप टैबलेट में यूज करते हो, अमोनियम क्लोराइड और ड्राइस को ही हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हाउ, मतलब कैसे आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे उसमें क्या होगा, पार्टिकल के बीच में मूवमेंट बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगी उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स विथ ग्रेटर स्पीड, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेशन बढ़ेगा। और जितना वाइब्रेशन बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक होगा एंड देन पार्टिकल लिव फिक्स पोजीशन एंड मूव फ्रीली, और इतने ज़्यादा वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका मतलब कैसे हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका प्रोसेस था हाउ करके। अभी जैसे आपने देखा सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, ये प्रोसेस हमने देखे। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए हम फ्यूजन प्रोसेस का यूज करेंगे, लिक्विड टू गैस जाने के लिए वेपराइजेशन, और सीधा सॉलिड टू गैस जाने के लिए सब्लिमेशन। और इन सब में हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। अभी अगर हमें वापस जाना होगा या फिर रिवर्स ऑर्डर में जाना होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कोई गैस से हमें लिक्विड बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। जैसे हमें लिक्विड टू गैस आना था, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे, अभी हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हमें प्रोसेस का भी पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा बीकर लिया और यहाँ से मुझे हीट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कुछ गैसेस के पार्टिकल्स है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे इस पार्टिकल्स को अभी टुगेदर लाना है, क्लोज लाना है। तो फिर क्लोज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर दूंगा, जिससे वो क्या हो गया, जो पार्टिकल्स है यहाँ पे वहाँ पे फ्रीली वो घूम रहे हैं, वो एक क्लोज एरिया में बंद हो जाएंगे, जिससे कि वो ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे। और जो टेम्परेचर में दे रहा हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा या फिर बंद ही कर दूंगा, सीधा मैं कह दूँ। इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे थे वो भी पास में आ जाएंगे। मतलब इनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ जाएगा और वो जितने ज़्यादा वो चिपक के रहने लगेंगे, और जितना ज़्यादा आपस में आ जाएंगे उतने ज़्यादा उससे स्टेट ऑफ मैटर और स्ट्रांग होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसी चीज़ को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। आपने विंटर सीजन में देखा होगा, जो ठंडी रहती है, ठंडी की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वाटर वेपर, वो गैस
वो गैसेस फॉर्म रहते हैं एयर मॉलिक्यूल, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, मतलब वाटर के पार्टिकल्स में, जिसे हम ड्यू कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। और सर अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड हो रही है उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और अगर सब्लिमेशन का अपोजिट, जैसे हम सब्लिमेशन में सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते विदाउट गोइंग टू लिक्विड, अगर वैसे हमें सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं डिपोजिशन। कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर मैं किसी सॉलिड को हीट कर रहा हूँ या फिर टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो फिर किस पॉइंट पर या फिर किस टेम्परेचर पर जाके जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अभी और जो मेल्टिंग पॉइंट हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि अगर पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगी आपस में, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उनको मेल्ट करने के लिए, या फिर उनके बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को वीक करने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं, या फिर आप एग्जांपल लीजिए, अगर मैं किसी मेटल को हीट करूंगा तो फिर उसे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो भी जाकर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी फाइबर को ले लूँ, फाइबर बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू फाइबर। ठीक है, अभी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी एक केल्विन क्या है, हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, पहले आप तो वो देखिए। तो फिर ये है कन्वर्जन फार्मूला, ये है फ़ारेनहाइट, ये है सेल्सियस और ये है केल्विन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। और केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, अगर मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है इनटू फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करोगे? अभी फॉर्मूला क्या है, F -32/9 इज इक्वल टू C/5, मतलब सेल्सियस अपॉन 5। अभी हमें सिर्फ सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, तो हम सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता होगा और हमें सेल्सियस दिया होगा तो हम सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम सिर्फ F -32/9 इज इक्वल टू K -273.15/5, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमें यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करना है, तो फिर हमने सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लिया है। अभी सीधा सेल्सियस में वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, यहाँ पे हमें पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेल्सियस की वैल्यू 0, तो फिर F -32/9 इज इक्वल टू आएगा 0। अभी ये यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा वो 32 डिग्री। और इसी चीज़ को आप अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो आएगा -273.15 केल्विन, जो कि होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अभी आप आगे बढ़ने से पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जो है व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेटेंट हीट। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? नाउ लेटेंट का मतलब ही रहता है हिडन, यानी कि छिपा हुआ। सो लेटेंट हीट की डेफिनेशन है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना होगा तो उसे कितने अमाउंट में हीट लगेगी, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसी चीज़ को आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। अगर मैं कहूँ मुझे आइस का कन्वर्जन करना है वाटर में, तो फिर मुझे कितने हीट अप अमाउंट देनी पड़ेगी इस आइस को जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में, लेकिन कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। और उसी सेम चीज़
अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो फिर वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जब वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में तो उससे कितने अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, और इसी लेटेंट हीट का यूज होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। नाउ हम एक एक को देखेंगे। नाउ फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन क्या रहता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर रहता है, मिनिमम टेम्परेचर, जहाँ पे सॉलिड स्टार्ट कर देता है मेल्ट होना लिक्विड में। इसी चीज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका मतलब ऐसा है, इसी कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे देनी होगी जिससे कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कन्वर्जन हो जाए लिक्विड में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। वही चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ मुझे आप ये बताएं कि किसके अंदर हीट ज्यादा होगी, जो कि वाटर के पार्टिकल्स के 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर जो आइस के पार्टिकल्स है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो किसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी? तो आप बोलोगे कि जो वाटर के पार्टिकल्स के 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आइस में। क्यों? क्योंकि जो आइस के पार्टिकल्स है वो एनर्जी यूज कर ले रहे जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में, तो फिर इसकी एनर्जी यूज हो जा रही है, और वही इसके अंदर जो एनर्जी है हम अभी वो सप्लाई करेंगे वो बची हुई है। तो फिर इस फैक्ट पे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वाटर पे वो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं और हीट दे देते उस टेम्परेचर पर पहुंच जाए जिससे कि वो अभी वो बॉईल करना स्टार्ट कर दे, उसी चीज को हम, और या फिर उसी पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट एक बल्ब फेनोमेना है। अब ये बल्ब फेनोमेना और सरफेस फेनोमेना क्या होता है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जहाँ पे हम इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और उसी चीज को हम केल्विन में कह सकते हैं 373.15 केल्विन या फिर अप्रोक्स 373 केल्विन। नाउ ये कैसे कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने आपको पिछले फॉर्मूला बताया था, दैट इज CY5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। इस चीज का यूज करके हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी बॉइलिंग पॉइंट का यूज होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। अब वेपराइजेशन क्या रहता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। लेटेंट हीट क्या रहती है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इन दोनों को मिलाकर मिलती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखना, जो वेपराइजेशन है वहां पे हम उसके बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं, और जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन है वहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कन्वर्जन कर रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लिक्विड का गैसेस में, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब मैं इसका अगर हम डेफिनेशन समझे तो फिर वो क्या होगी, एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें चाहिए जिससे जो हमारा 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड है उसका कन्वर्जन हो जाए गैसेस में उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। उस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अभी नाउ सेम क्वेश्चन, अभी हीट एनर्जी किस में ज्यादा रहेगी? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर वाटर वेपर यानी कि स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है? तो आपका सेम आंसर होगा कि जो वाटर वेपर है यानी कि जो हमारी स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू जो हमारा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपने एक्सपीरियंस भी क्या होगा, अगर उबला हुआ पानी में अगर आपका हाथ जल जाता है तो फिर वो कम अफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू अगर आपका हाथ किसी भाप में जल जाए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो यूज कर ले रहे उस एनर्जी को जिससे कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर के पास ऑलरेडी वो जो एनर्जी जो कि वाटर के पार्टिकल्स ने यूज कर लिए कन्वर्ट करने के लिए वो उसके पास बची हुई है। तो इस वजह से जो हमारी स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर ज्यादा हीट रहती है, उसी चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो ये था पार्ट 3। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट इवापोरेशन और उससे कुछ एप्लीकेशन, और जो मैंने आपको कहा अबाउट बल्ब फेनोमेना एंड सरफेस फेनोमेना उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी। थैंक यू।